हुकुम साहब, आज रात आप मेरी बेटी के साथ क्यों नहीं बिताते? वो आपकी पत्नी बनने के लिए यहाँ सबसे सुंदर लड़की है। राजस्थानी कपड़े पहनी एक औरत ने अपनी बेटी को रुद्र प्रताप सिंह की तरफ ढकेलते हुए कहा। 27 साल का रुद्र एक खतरनाक और दमदार शख्सियत रखने वाला लड़का था। वो अपने पिता का इकलौता बेटा और अनगिनत जमीन जायदाद का अकेला वारिस था। उसकी जिंदगी एक राजा की तरह थी। इसके अलावा रुद्र के परिवार और राजा सा के बीच के रिश्ते बहुत अच्छे थे। यही वजह थी कि जब से राजा सा ने अफवाह फैलाई थी कि रुद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तभी से सभी ने इस बात को गंभीरता से ले लिया और उसे अपने झांसे में फंसाने के लिए अपनी जवान बेटियों को उसके सामने ऐसे पेश करने लगे जैसे वे लड़कियां ना होकर दिल बहलाने वाली महज एक वस्तु हो। लेकिन रुद्र इन सबसे तंग आ चुका था। उसने माँ बेटी को ताना मारते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी तवाइफों के साथ काम करती है। अफसोस, मैं एक तवाइफ को अपनी पत्नी नहीं बना सकता। ये कहते हुए रुद्र पार्टी हॉल के दूसरी तरफ जाने लगा। तभी जवान लड़की ने खुशी से चहकते हुए अपनी सहेलियों से कहा, अरे देखो, हमारे हुकुम सा यहाँ है। लड़कियों को अपने चारों ओर मंडराता देख रुद्र ने खुद से कहा, आज की रात सिर दर्द बनने वाली है। इतना बोलकर रुद्र ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। तभी अचानक उसकी नजर एक खिड़की पर गई और रुद्र के कदम वहीं ठहर गए। खिड़की के बाहर एक 19-20 साल की लड़की अपना आधा चेहरा छिपाए अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उसकी नजर रुद्र की नजरों से टकरा गई। रुद्र से नजर मिलती ही वो लड़की हड़बड़ा गई और वहां से भागने लगी, जिसे देखकर रुद्र के होठों पर मुस्कान आ गई। रुद्र जल्दी से खिड़की के पास जाने लगा। तभी उसे अपने पीछे से एक आदमी की आवाज सुनाई दी, हुकुम साहब। रुद्र ने आवाज की तरफ देखा। तकरीबन 50 साल का महेंद्र सिंह रुद्र के पास आ रहा था। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछों ने उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। उसके सफेद कपड़े उसके सफेद बालों से मेल खा रहे थे। महेंद्र सिंह कर्ज में डूब चुका था। घर के अलावा उसके पास और कोई संपत्ति नहीं बची थी। रुद्र समझने की कोशिश कर रहा था कि जो आदमी अपनी संपत्ति को दिवालिया होने से नहीं बचा पा रहा था, वो इतनी आलीशान पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा था। क्या वो आदमी ये सब करके अपना घर भी बेचना चाहता था? महेंद्र सिंह को खुशी खुशी अपनी ओर आते और जोर से उसका नाम पुकारते देख रुद्र को वो एक नशेड़ी की तरह लगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमारे घर आए और हमारी दावत में शामिल हुए। महेंद्र सिंह ने रुद्र का स्वागत करते हुए कहा। मेहमानों को पार्टी में आने का न्योता देते वक्त ही उसने सभी को रुद्र के पार्टी में शामिल होने की बात बता दी थी। पार्टी में मौजूद आधे से ज्यादा लोग सिर्फ रुद्र से मिलने आए थे। उन्होंने आते ही महेंद्र सिंह से रुद्र के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया था, जिससे महेंद्र सिंह को मन ही मन ये घबराहट होने लगी थी कि अगर रुद्र पार्टी में नहीं आया तो वो मेहमानों को क्या जवाब देगा। महेंद्र को अपनी चापलूसी करता देख रुद्र ने कहा, तुम अच्छे से जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ। राजा सा को यकीन है कि जो सबूत हम ढूंढ रहे हैं वो तुम्हारे पास मिल सकता है। दरअसल कुछ वक्त पहले से शहर में जवान लड़कियां गायब हो रही थी। राजा सा ने रुद्र को इस मामले की जांच करने को कहा था और इसी के चलते रुद्र लड़कियों के गायब होने के मामले में सबूत इकट्ठा कर रहा था। महेंद्र ने उसे और राजा सा को एक लेटर भेजकर बताया था कि उसके पास लड़कियों के गायब होने के बारे में सबूत है, लेकिन सबूत लेने के लिए रुद्र को उस पार्टी में आना होगा। वैसे तो रुद्र को महेंद्र सिंह की बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन राजा सा के कहने पर वो सबूत लेने पार्टी में आ गया था। मैं जल्दी से सबूत लेकर आता हूँ, महेंद्र ने अपने गले को सहलाते हुए सहमी हुई आवाज में कहा और सबूत लेने कमरे में जाने लगा। वहीं रुद्र जल्द से जल्द पार्टी के उबाऊ माहौल से निकलकर उस लड़की को ढूंढना चाहता था। उसने महेंद्र को रोकते हुए कहा, रुको,
पहले मुझे एक खाली जगह बताओ जहां मैं सिगरेट पी सकूं। आप बाहर बगीचे में जा सकते हैं, वहां कोई नहीं है। सिर्फ मेरी छोटी बेटी दामिनी है, वो आपसे मिलना चाहती है। क्या आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त मेरी बेटी से बात करने के लिए निकाल सकते हैं? महेंद्र ने उम्मीद भरी नजरों से रुद्र को देखते हुए कहा। रुद्र को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई और उसने कहा, क्या मैं तुम्हें मंदिर का देवता नजर आता हूँ? जी, मैं कुछ समझा नहीं हूँ हुकुम साहब। महेंद्र सिंह ने हकलाते हुए पूछा। यही बात तो मैं खुद भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में आखिर ये बात आई कैसे कि मैं भगवान बनकर तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की इच्छा पूरी करूंगा। अब जाओ और तुम्हारे पास जो सबूत हैं उसे लेकर आओ। जी हुकुम साहब। महेंद्र जल्दी से सबूत लेने के लिए कमरे में चला गया। वो रुद्र को इंतजार करवाकर और नाराज नहीं करना चाहता था। रुद्र को पता था महेंद्र एक लालची और मौका परस्त आदमी था। उसको पार्टी में बुलाने का मकसद लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना था। गार्डन में आकर रुद्र को आखिरकार पार्टी के उबाऊ माहौल से राहत मिली, लेकिन थोड़ी ही देर में हवा तेज हो गई और रुद्र को हल्की ठंड का एहसास हुआ। इस बीच रुद्र की नजर एक बार फिर उस लड़की पर गई जो छुपते छिपाते कहीं जा रही थी। तुम किससे छुपने की कोशिश कर रही हो? रुद्र की आवाज सुनकर लड़की हड़बड़ा गई और जल्दी से अपने रेशमी दुपट्टे से अपना आधा चेहरा ढकते हुए बोली, पार्टी अंदर हॉल में है। मुझे ये बात पहले से पता है गौरी। रुद्र ने दीवार से पीठ टिकाते हुए कहा। वहीं गौरी उसके मुंह से अपना नाम सुनकर चौंक गई और पूछा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? महेंद्र सिंह के घर में अपना आधा चेहरा छिपाने वाली उसकी बेटी के बारे में पूरा शहर जानता है। क्या तुम्हें खुद के बारे में नहीं पता? रुद्र की ये बातें सुनकर गौरी कुछ पल के लिए खामोश हो गई। उसके चेहरे को लेकर शहर में कई बातें या कहीं अफवाहें थी। लोग उसके चेहरे को शापित समझते थे और कहते थे कि जो कोई भी उसका चेहरा देख लेगा उसकी कुछ ही दिनों में मौत हो जाएगी। इस बारे में रुद्र ने भी सुना था और शायद इसी वजह से जब उसने गौरी को पहली बार खिड़की के पास देखा, उसके मन में गौरी से मिलने की इच्छा जाग गई थी। वहीं गौरी अपने बारे में फैली अफवाहों के बारे में सोचते हुए रुद्र से बोली, क्या आपको मुझसे डर नहीं लग रहा? इस दुनिया में बहुत सी डरावनी चीजें हैं, फिर भला मैं तुम्हें देखकर क्यों डरूं? रुद्र ने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा। लगता है आपने अफवाहें नहीं सुनी। लोग कहते हैं कि मेरा चेहरा शापित है। अगर आप मुझे देखेंगे तो आपकी जान चली जाएगी। गौरी ने बिना रुद्र को देखे कहा। उसे सिगरेट की महक आ रही थी और उसे ये घिनौना लग रहा था। मैं अफवाहों से नहीं डरता, पर लगता है तुम मुझसे डर रही हो, रुद्र ने कहा, क्योंकि गौरी ने अब तक एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। डरने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं आपको जानती ही नहीं, गौरी ने जवाब दिया। तुम क्या सच में मुझे नहीं पहचानती? मैं रुद्र प्रताप सिंह हूँ। तुम्हें छोड़कर शायद ही कोई इस शहर में होगा जो मुझे नहीं जानता होगा। हुकुम साहब। गौरी की आंखें एकदम से चौड़ी हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे कभी भी रुद्र प्रताप सिंह से मिलने का मौका मिलेगा। जब उसके पिता रुद्र के पार्टी में शामिल होने की बात सभी को बता रहे थे, तब भी गौरी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ था। लेकिन अब रुद्र उसके सामने था। अपने पिता की बातों को याद करते हुए गौरी ने पूछा, मैंने सुना है आप मेरी बहन से शादी करने वाले हैं। पार्टी में भी आप उसी से मिलने आए हैं, है ना? ये सुनकर रुद्र ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बहन से शादी? लगता है तुमने कुछ गलत सुन लिया है।
क्योंकि मैं कभी तुम्हारी बहन से शादी नहीं करूंगा। तो फिर आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? अगर मैं आपसे शादी करने के लिए कहूं तो क्या आप मुझसे शादी करेंगी? गौरी ने अचानक से ये पूछकर रुद्र को चौंका दिया। वैसे तो आज रात रुद्र को शादी के लिए कई प्रस्ताव मिले थे, लेकिन गौरी का सीधे शादी को लेकर सवाल करना रुद्र को बहुत मजेदार लगा। वहीं गौरी दुपट्टे की आड़ से रुद्र के चेहरे के भाव देखने की कोशिश करने लगी। खिड़की के पास खड़ी होने की वजह से उसके लंबे बालों की लटें उसके बचे हुए चेहरे को ढकने की कोशिश कर रही थी। गौरी का आधा चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था और आधा दूध की तरह सफेद और बेहद खूबसूरत था। शांत और लालटेन की रोशनी में जब वो चोरी चुपके रुद्र को देखने की कोशिश कर रही थी तो बहुत प्यारी लग रही थी। रुद्र गौरी का पूरा चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन उसकी हरकत में उसने उसकी बेसब्री को देख लिया और हंसते हुए कहा, मुझे अभी शादी करने में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अफवाह फैला दी गई है। इसलिए अगर मैंने तुमसे शादी की भी तब भी मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा, और ना ही मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे प्यार करो। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि मैं आपसे कभी प्यार की मांग नहीं करूंगी, गौरी ने कहा। ये सुनते ही रुद्र को उसकी बात में दिलचस्पी आने लगी और उसने कहा, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि तुम प्यार की उम्मीद नहीं करोगी। आजकल ज्यादातर शादियां प्यार से शुरू नहीं होती, लेकिन शादी के बाद एक दूसरे से प्यार की चाह करना आम बात है। रुद्र की ये बात सुनकर गौरी ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, आपका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में क्या ख्याल है? क्या हम एक शर्तों की शादी नहीं कर सकते हैं? क्या रुद्र समझौते की शादी के लिए मानेगा? और आखिर क्यों दिया था गौरी ने ऐसा प्रस्ताव रुद्र को? क्या गौरी के बारे में फैली अफवाहें सच थी? क्या रुद्र को महेंद्र वो जानकारी लाकर देगा जिसके लिए वो यहाँ आया था? क्या होगा रुद्र और गौरी का भविष्य? आगे जानने के लिए सुनते रहिए। गौरी समझौते की शादी वाली बात सुनकर रुद्र चौंक गया था। उसी पर उसने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारे पिता ने ये सब बोलने के लिए कहा है? गौरी के ऑफर के बारे में सोचते हुए रुद्र के दिमाग में यही ख्याल आया। उसकी बात सुन गौरी ने विश्वास के साथ कहा, नहीं, मेरे पिता का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ। अगर उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो वो बिल्कुल खुश नहीं होंगे। महेंद्र ने कभी भी अपनी बेटी गौरी को दुनिया के सामने नहीं आने दिया था। उसने हमेशा उसे सभी से छिपा कर रखा था। ऐसा महेंद्र ने उन अफवाहों की वजह से किया था जो गौरी को देखकर लोगों ने फैलानी शुरू कर दी थी। मुझे नहीं पता कि आपको मेरी बातों पर विश्वास है या नहीं, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आपको मेरी बातों पर विश्वास करना है या नहीं, गौरी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। वहीं रुद्र उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। गौरी की बातों में एक सच्चाई झलक रही थी जिसका एहसास रुद्र को हो रहा था। साथ ही गौरी की बातों में साहस था। उसने रुद्र को देखते हुए आगे कहा, मैं आपसे शादी करके यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। शादी के बाद मैं भी आपसे किसी प्यार की उम्मीद नहीं करूंगी। मेरे लिए ये शादी खुद को बचाने का एक रास्ता है। लेकिन क्यों? क्या तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी किसी बूढ़े आदमी से करवा रहे हैं, या फिर किसी ऐसी जगह भेज रहे हैं जहां तुम जाना नहीं चाहती? कोई तो वजह होगी जो तुम यहाँ से निकलने के लिए एक ऐसे आदमी से शादी करना चाहती हो जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता और जिससे तुम पहली बार मिल रही हो। रुद्र ने सिगरेट का आखिरी कश लेते हुए कहा। गौरी उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, मेरा यहाँ दम घुटने लगा है। एक ही घर में रहने के बाद भी मेरे पिता मुझे भूल गए हैं, और तो और मुझे यहाँ बहुत परेशान किया जाता है। जेल में कैद हूँ मैं यहाँ, इसलिए मैं यहाँ रहना नहीं चाहती।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के इंसान हैं। मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास पैसे हैं या नहीं। मैं सिर्फ आपके जरिए यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद गौरी थोड़ी देर वहां खामोश खड़ी रही, इस उम्मीद में कि शायद रुद्र कुछ जवाब देगा। लेकिन रुद्र भी कुछ देर तक शांत रहा। आज जिंदगी में पहली बार रुद्र प्रताप सिंह को बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। उसकी चुप्पी से गौरी ने उसका फैसला समझ लिया और वहां से जाने लगी। गौरी ने अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी उसके कानों में रुद्र की आवाज आई, कल आकर मुझसे मेरी हवेली पर मिलना, वहीं पर मैं तुम्हें अपना जवाब दूंगा और हम आगे की बातें तय करेंगे। रुद्र की बात सुनकर गौरी लड़खड़ाते हुए मुड़ी, जिस वजह से वो गिरने लगी। लेकिन जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और रुद्र के चेहरे की तरफ हैरानी से देखने लगी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या हुकुम साहब सच में मेरे बारे में सोच रहे हैं? हाँ, ये ख्याल उसके मन में आया, जिसे सोचकर वो खुश थी। लेकिन अगले ही पल गौरी की आंखों में चिंता के भाव आ गए। गौरी सोचते हुए बोली, लेकिन मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कल कैसे आओगी। ये तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। मैं भी तो देखूं कि जो लड़की मुझसे शादी करना चाहती है उसमें कितनी हिम्मत है। इतना बोलकर रुद्र रुका और फिर ध्यान से गौरी को देखने लगा। आधा चेहरा ढके होने की वजह से वो उसके एक्सप्रेशंस नहीं देख सकता था, लेकिन उसकी एक आंख काफी थी उसका हाल बताने के लिए। मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब मैं चलता हूं। तुमसे बात करके मुझे अच्छा लगा। इतना बोलने के बाद रुद्र मुड़ा और पार्टी में वापस जाने लगा। वहीं गौरी काफी पैनिक कर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। कल कैसे भी उसे रुद्र से मिलना ही होगा, तभी शायद उसे इस घर से आजादी मिल सकती थी। वहीं रुद्र पार्टी के अंदर ही जा रहा था कि तभी उसके कानों में एक लड़की की आवाज आई, हुकुम साहब, आप किससे बातें कर रही थी? ये लड़की दामिनी सिंह थी, महेंद्र की छोटी बेटी और गौरी की सौतेली बहन। दामिनी ने जब सुना कि रुद्र बाहर गार्डन में था, तब वो जल्दी उससे अकेले में बात करने बाहर आई। लेकिन बाहर आने के बाद उसने रुद्र को गौरी से बातें करते हुए देखा, जिसे देखकर दामिनी का खून खौल उठा। दामिनी दिखने में काफी सुंदर थी और उसने गुलाबी रंग का लहंगा चोली पहना हुआ था, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। पार्टी में मौजूद हर इंसान दामिनी से बात करना चाहता था, जिस वजह से वो काफी खुश थी और उसे लग रहा था कि वो अपनी खूबसूरती का जादू रुद्र पर भी चला देगी। इस समय रुद्र को देखते हुए दामिनी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। दामिनी धीरे धीरे कदम लेते हुए रुद्र के सामने आई और अपनी मीठी आवाज में बोली, वो पागल गौरी ने आपको परेशान तो नहीं किया ना? ये कहते हुए दामिनी ने गुस्से से एक नजर गौरी पर डाली। वहीं रुद्र का मन दामिनी से बात करने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी उसके सवाल का जवाब देते हुए वो बोला, नहीं, उसने मुझे परेशान नहीं किया, तुम्हारे पिता की तरह। शुक्र है। वो तुम्हें नहीं लगता है अपनी बहन के बारे में बात करते हुए तुम्हें थोड़ी इज्जत से बात करनी चाहिए? रुद्र दामिनी की बात को इग्नोर करते हुए बीच में ही बोल पड़ा। वहीं गौरी ने जब देखा कि उसकी बहन दामिनी रुद्र से बातें करने में बिजी थी, इस बात का फायदा उठाकर गौरी वहां से निकलने लगी। मन ही मन वो यही सोच रही थी कि काश दामिनी अंदर पार्टी नहीं रहती। दामिनी ने रुद्र और गौरी को बातें करते हुए देख लिया था और अब गौरी अच्छे से जानती थी कि इसका अंजाम उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला था। दामिनी अब उसे छोड़ने वाली नहीं थी, भले गौरी खुद बड़ी क्यों ना थी। वहीं रुद्र अपनी बात बोलने के बाद गौरी की तरफ देखने लगा, जो शांति से वहां से जा रही थी।
इधर दामिनी अपना दिमाग दौड़ाकर एक अच्छा जवाब ढूंढ रही थी। अब ऐसी बात नहीं है हुकुम साहब, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। वो बस थोड़ी शर्मीली है और लोगों के सामने आने से उसे डर लगता है। बस इसीलिए मुझे उसकी फिक्र हो रही थी कि कहीं अपने डर की वजह से उसने आपको परेशान तो नहीं कर दिया। दामिनी ने अपनी मासूम आवाज में कहा। जब से दामिनी ने रुद्र को देखा था, तब से उसने अपने चेहरे पर अच्छी लड़की होने का दिखावटी मुखौटा पहना हुआ था। वो अपनी हर कोशिश कर रही थी कि रुद्र उससे इम्प्रेस हो। वो रुद्र को किसी भी हाल में अपना पति बनाना चाहती थी और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वहीं रुद्र दामिनी की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अंदर जाने लगा कि तभी दामिनी ने उसकी बाजू पकड़कर बोला कि क्या मैं कुछ देर के लिए अकेले में आपसे बात कर सकती हूँ? अकेले में समय बिताने के बाद आपको एहसास होगा कि मैं ही आपकी पत्नी बनने के लायक हूँ। लगता है तुम्हें पत्नी को लेकर कोई गलतफहमी है। पत्नी का काम होता है पति के साथ साथ चलना, न कि सिर्फ उसे बिस्तर पर खुश करना। ये कहते हुए रुद्र ने उसके हाथ को झटक दिया। वो नहीं चाहता था कि कोई इस हाल में उन्हें देखे। पहले से ही उसके खिलाफ काफी अफवाहें थी। उन अफवाहों में एक और नई बात वो नहीं जोड़ना चाहता था। वहीं दामिनी ने जैसे ही उसकी बात सुनी, उसका दिल बेचैन हो उठा। उसे डर था कि कहीं रुद्र उसे रिजेक्ट ना कर दे। उसने जल्दी से अपनी मीठी आवाज में माफी मांगते हुए कहा, अब आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस आपसे बात करना चाहती थी। इस तरह से रात में मुझसे अकेले में मिलना, तुम्हें नहीं लगता कि अगर किसी ने तुम्हें ऐसे मेरे साथ देखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा? और वैसे भी मुझे अभी अभी एक बहुत अच्छा ऑफर मिला है। ये कहने के बाद रुद्र वहां से चला गया। पीछे से दामिनी उसे कंफ्यूजन से देखती जा रही थी। उसे समझ में नहीं आया कि आखिरी में रुद्र ने क्या कहा, उसकी बातों का क्या मतलब था। दामिनी इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे गौरी का ख्याल आया। उसका ख्याल आते ही अब तक दामिनी का चेहरा जो मासूम नजर आ रहा था, वो एकदम से बदल गया और मासूमियत की जगह गुस्से ने ले ली थी। वहीं गौरी एक पेड़ के पीछे छिपकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। उसे डर था कि रुद्र दामिनी को उसके बारे में न बता दे। अगर ऐसा हुआ तो गौरी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला था। दामिनी की मासूम शक्ल के पीछे कितना शैतानी दिमाग था, ये गौरी अच्छे से जानती थी। गौरी खुश थी कि रुद्र ने दामिनी को उन दोनों के बीच हुई बातों के बारे में नहीं बताया था। गौरी जल्दी पेड़ के पीछे से निकली और रुद्र के बारे में सोचते हुए किचन की तरफ जाने लगी। मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी? अगर ये मौका मैंने अपने हाथ से जाने दिया तो फिर कभी नहीं निकल पाऊंगी। खुद में बोलते हुए गौरी किचन के पिछले दरवाजे से अंदर गई। अंदर जाने के बाद उसने देखा कि सभी अपने काम में बिजी थे। रसोइया इधर उधर भागे जा रहा था। मेहमानों के लिए तरह तरह का खाना बन रहा था और इन सब की वजह से किसी की भी नजरें गौरी पर नहीं गई। वो शांति से एक साइड में खड़ी किसी को ढूंढ रही थी। मोहन, गौरी ने एक लड़के की तरफ देखते हुए कहा जो अपने कामों में बिजी था। मोहन अपने साथ वाले लोगों को कुछ समझा रहा था। सुनो, इसे जल्दी बनाओ, बाहर सभी इंतजार कर रहे हैं। उसने इतना कहा ही था कि तभी मोहन का ध्यान गौरी पर गया। उसे अपने सामने देखकर उसने अपने साथ में खड़े बावर्ची से कहा, तुम सभी आगे का काम करो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मोहन जल्दी से गौरी के पास आया और उसे देखते हुए बोला, आइए मेरे साथ। गौरी मोहन के साथ पीछे पीछे चलने लगी। दोनों सभी की नजरों से दूर खाली एक जगह पर गए। यहाँ गौरी को कोई नहीं देख सकता था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कोई आपको यहाँ देखेगा तो अच्छा नहीं होगा, मोहन ने परेशानी भरी आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर गौरी बोली, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। ये कहने के बाद गौरी चुप हो गई। कल उसे किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलकर रुद्र से मिलना था और उसके लिए गौरी कुछ भी करने को तैयार थी।
मदद चाहिए आपको? मोहन ने पूछा। उसके सवाल पर गौरी आगे बोली, क्या आप क्या आप कल मेरे लिए एक बग्गी का इंतजाम कर दोगे? मुझे हवेली से बाहर जाना है। क्या आप हवेली से बाहर जाएंगी? लेकिन कैसे? मोहन ने हैरानी से पूछा। मोहन और गौरी हम उम्र थे, इसलिए दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। जिस वजह से मोहन अच्छे से जानता था कि आज तक गौरी को किसी ने इस हवेली के बाहर नहीं जाने दिया था, तो गौरी कल कैसे जाएगी? वहीं गौरी मोहन के सवाल को सुनकर कुछ सोचती हुई बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन कैसे भी मुझे कल हवेली से बाहर जाना है। क्या गौरी निकल पाएगी हवेली से? क्या होगा रुद्र का फैसला? क्या रुद्र एक्सेप्ट करेगा गौरी का ऑफर? आगे जानने के लिए सुनते रहिए